नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नौकरी खोजना और अखबारों में नौकरी से जुड़ी खबरों को खोजना दोनों में खास अंतर नहीं है। कई अखबार तो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ नौकरी जाने या नहीं मिलने की खबरें नहीं छपें, ताकि उनकी हेडलाइन में जो अर्थव्यवस्था चमक रही होती है वो फीकी ना लगे। इसके बाद भी नौकरी नहीं मिलने की इतनी खबरें छप जाती हैं कि उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कौन सी अर्थव्यवस्था है जो तरक्की कर रही है मगर नौकरी नहीं दे रही। अगर आईआईएम और आईआईटी से पास करने वाले छात्रों को नौकरी के लाले पड़ेंगे तो बाकी की क्या हालत होगी। सवाल है कि जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है वो चुप हैं, वही नहीं बोल रहे हैं, तो क्या किया जाए। इसलिए हमने एआई से हासिल तस्वीरों से उन नौजवानों को गढ़ लिया जो देखने में इंसानी हाड़ मांस के ही लगते हैं मगर वे भी नहीं बोलते हैं। कॉरपोरेट के लोग कभी बोला करते थे 2014 से पहले अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, चिल्लाया करते थे। अब तो हालत खराब होने पर भी उन्हें जयकारे लगाने पड़ते हैं। आईआईएम लखनऊ ने अपने पुराने छात्रों से संपर्क साधा है कि इस बार पास करने वाले 72 छात्रों को नौकरियां नहीं मिली हैं, वे नौकरी दिलाने में मदद करें। मीडिया में छपी खबरों में संस्थान के बयान में सावधानी भी छलक रही है कि नौकरी नहीं पाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है और अभी तो नौकरी की प्रक्रिया चल भी रही है, मगर कई आईआईएम संस्थानों से इसी तरह की खबरें आ रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के लिए श्री राधा बसु और प्राची वर्मा ने एक रिपोर्ट फाइल की है। इसमें बताया है कि आईआईएम के प्लेसमेंट सेल अपने पुराने छात्रों से संपर्क कर रहे हैं कि इस साल पास होने वाले छात्रों को नौकरी दिलवाने में मदद करें। आईआईएम के छात्र भारत की कंपनियों और ग्लोबल कंपनियों में बड़े ओहदों पर हैं, इसलिए उनसे मदद मांगी गई है। यह तो आईआईएम का हाल है, वहां पर पुराने छात्रों का नेटवर्क है। बाकी संस्थानों की क्या हालत होगी जहां ऐसे नेटवर्क नहीं होंगे। और इस तरह से तो होता नहीं कि अपने संस्थान के बंदे को कंपनी में घुसा लिया। अलमनस नेटवर्क भाई भतीजावाद और परिवारवाद का उम्दा संस्करण है। यह सुनने में भी ठीक लगता है। इस तरह से जुगाड़ से नौकरी मिलने में किसी को नैतिक संकट नहीं है। भाई भतीजावाद और परिवारवाद की विरोधी सरकार भी इसे आजकल प्रमोट कर रही है। आईआईएम वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो अपना देख लेंगे। हमारे लिए यह खबर इसलिए काम की है क्योंकि इससे दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था में कितना उछाल आ रहा है। दावे ही उछलते जा रहे हैं और नौकरियों की हकीकत नीचे ढुलकती जा रही है। बजट के दिन की यह खबर है। पहले पन्ने पर बिजनेस स्टैंडर्ड के आयुष्मान बरुआ, शिवानी शिंदे की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आईटी सेक्टर में छटनी की लहर शुरू हो गई है। मिड लेवल के कर्मचारी निशाने पर हैं और इस लहर में सैकड़ों लोगों की छटनी हो सकती है। अखबार लिखता है कि निवेशक पैसा नहीं डाल रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रूटीन काम के लिए अब लोगों की ज़रूरत पहले की तरह नहीं रह गई। कंपनियां भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। दिसंबर में जो नतीजे आए थे उसमें 4 बड़ी टेक कंपनियों में विप्रो की मार्जिन सबसे कम थी, उसका मुनाफा घट गया। इकोनॉमिक टाइम्स की जोकेल मेंडोका ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लिखा है कि जनवरी से ही कर्मचारियों को उनकी बर्खास्तगी की जानकारी दी जा रही है। नवंबर के महीने से ही आईटी कंपनियों में छटनी की खबरें आ रही हैं। पुराने निकाले जा रहे हैं और नए को नौकरी नहीं मिल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की बीना परमार की रिपोर्ट है कि इस साल भारत की आईटी कंपनियां 70 से 80 हजार को ही नौकरी दे सकेंगी। यह 20 साल में सबसे कम होगा। इस रिपोर्ट में नौकरी उपलब्ध कराने वाली कंपनी का अनुमान है कि इस साल 15 लाख इंजीनियर पास हो रहे हैं। इनमें से मुश्किल से 1.25 लाख को ही नौकरी मिल सकती है। 10% को भी नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं है। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। एक समय था जब कैंपस में 6-6 लाख इंजीनियरों को नौकरियां मिल जाया करती थी। अब अगर उसकी जगह 10,000, 20,000 या 1.25 लाख को नौकरी मिलेगी तो इस सेक्टर में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, यही सब कुछ कह रहा है। हम जरूर नौकरी की खबर कर रहे हैं, नौकरी के संकट की, लेकिन अगर आप इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में देख रहे हैं या इसके जरिए राजनीतिक बदलाव की उम्मीद पाल रहे हैं
तो हम आगे बढ़ने से पहले रुककर आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। ये सभी तस्वीरें एआई जनित हैं। इसकी कल्पना हमारी है, मगर एआई ने उस समाज का करीब करीब चित्रण कर ही दिया जिसकी बात अपने तमाम वीडियो में करता रहा हूं। 10 सालों में देखते देखते हाउसिंग सोसाइटियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शामिल हो चुकी हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के बच्चे ही इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के संस्थानों में अपने अपने सूरज के सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं। मगर उससे भी बड़ा इन सभी ने वो सपना देख लिया है जिसे मौजूदा सरकार, गोदी मीडिया और आईटी सेल का तंत्र दिखा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ये लोग इतिहास की ऐसी पढ़ाई पढ़ चुके हैं कि आप इनसे बहस नहीं जीत सकते। जब ये लोग राज्यपालों की मनमानी को गलत नहीं मानते, जांच एजेंसियों की एक तरफा कार्रवाई को गलत नहीं मानते, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है उसे गलत नहीं मानते, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो बीजेपी में चला जाता है, जांच बंद हो जाती है, उसे भी गलत नहीं मानते, अदालतों के फैसलों में कमजोरियां झलक रही हैं उसे गलत नहीं मानते, किसी की जमानत की सुनवाई महीनों से बार बार स्थगित होती जा रही है तब भी इन्हें शक नहीं होता, इसे गलत नहीं कहते। तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि दुनिया के किस स्टूपिड राजनीतिक विद्वान ने यह कहा है कि नौकरी नहीं मिलेगी और जिन्हें मिली हुई है वो चली जाएगी तो राजनीतिक बदलाव आएगा। नौजवान बेरोजगारी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में यह बात बिल्कुल फालतू है। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की राजनीति की रेलगाड़ी से आर्थिक मुद्दों का डिब्बा कब का अलग हो चुका है और धर्म का डिब्बा जुड़ चुका है। नौकरी के सुख से कहीं ज्यादा बड़ा है इन सभी का हिंदू सुख। इस हिंदू सुख के एहसास को आप नौकरी या सैलरी की बात कर नहीं मिटा सकते। नौकरी और सैलरी कोई मुद्दा है ही नहीं। जब इस समाज ने प्रचंड महंगाई से लेकर सुस्त कमाई तक को गलत नहीं कहा तो अपने बच्चों की नौकरी चले जाने से, नहीं मिलने से नाराज हो जाएगा, यह किस स्टूपिड पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने आपसे कहा है? तब आप मुझसे यह सवाल पूछ सकते हैं, फिर इस वीडियो का क्या मतलब है? तो जवाब है कि इस वीडियो का मतलब है नौकरी जाने पर भी ये लोग बोलेंगे नहीं, गलत को गलत नहीं कहेंगे, इसे तो दर्ज करना पड़ेगा। इसी के लिए यह वीडियो है। आप कुछ भी कर लीजिए मगर इन लोगों को हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप अंकिलों और उनके गिरोहों के जाल से आजाद नहीं करा सकते। या आपके प्रयास की कमी नहीं होगी, बल्कि ये निकलना ही नहीं चाहेंगे, बल्कि ज्यादा प्रयास करेंगे तो हाउसिंग सोसाइटी वाले आपको ही फ्लैट से निकाल देंगे। जैसा कि मणिशंकर अय्यर की बेटी के मामले में दिल्ली के एक RWA ने फरमान जारी कर दिया। अदालतों से ज्यादा बेहतर और तेजी से आजकल यही लोग फैसला दे रहे हैं। कम से कम यह बताने में संकोच नहीं करते कि अब कानून वानून की बात किसी और देश में जाकर कीजिए। हम हिंदू सुख में डूबे लोग हैं, हमारा हिंदू सुख ही कानून है। अगर कोई दूसरा लाउडस्पीकर बजाएगा तो मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा। नौकरियां जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं। इस खबर को मैं खुद के लिए कर रहा हूं। इससे पता चलता है कि जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है उसमें कितना फर्क है। क्या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं जिसकी गति बहुत तेज बताई जा रही है मगर इसकी गाड़ी पर कोई चढ़ नहीं पा रहा है? बस एक गाड़ी आती है, तेजी से निकल जाती है, आप जहां हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। यह उन खबरों की कुछ कतरने हैं जो पिछले 2-3 महीनों के दौरान नौकरी को लेकर छपी हैं। अगस्त 2023 में ही इकोनॉमिक टाइम्स की रोमिता मजुमदार की खबर इशारा दे चुकी थी। इसका टाइटल है वॉश आउट ईयर फॉर आईटी। भारत की बड़ी आईटी कंपनियां 2024 में 40% कम हायरिंग करेंगी। क्या यह मामूली कटौती है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? मिंट की हेडलाइन देखिए, अक्टूबर 2023 की है। भारत के आईटी सेक्टर में 25 साल में पहली बार हायरिंग सिकुड़ गई है। जुलाई से सितंबर के महीने में ही नौकरियां घट चुकी थीं। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। कारण भले ग्लोबल है, लेकिन यहां तो डंका बज रहा है कि आत्मनिर्भर भारत इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तब फिर सवाल उठता है कि क्या आंतरिक तौर पर भारत में इंजीनियरों के लिए कोई जॉब मार्केट नहीं है?
तो किस तरह की नौकरियां हमारी अर्थव्यवस्था पैदा कर रही है। दिसंबर 2023 में ईटी की खबर देखिए। भारत में 6 बड़ी टेक कंपनियां नई नौकरियों पर ब्रेक लगाने जा रही हैं। फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और गूगल ने भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती की है। अक्टूबर में ही विप्रो और इन्फोसिस ने अपना इरादा जाहिर कर दिया था, नई नौकरियों पर युवा नहीं रखे जाएंगे, उन्हें जरूरत नहीं है। सर 222 में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारी 13.4% और फीमेल ग्रेजुएट्स उनकी संख्या वो 20.6% हो जाती है। अगर एजेंसियों के आंकड़े देखें तो स्थिति और भी खतरनाक है। यह है बेरोजगारी के कारण लोग लिखे पढ़े रहे तो भी युवाओं को आज नौकरी नहीं मिल रही। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके तरफ आप ध्यान देना चाहिए था। उसमें क्या है बताइए आप? उसके विषय में कुछ नहीं। अब युवाओं को तो आप आकर्षित करते हो अपने भाषणों से, ये सब यहाँ जाओ, फॉरेन जाओ, कहीं कहीं जाते ना, हर जगह जाते हैं तो उनको बोल के अपने भाषणों से तो आकर्षित, लेकिन वो पाप बेचारा भूखे पेट से क्या सुनेंगे आपका बात? पेट भूखा है उसका, बेरोजगारी है, वो क्या सुनेगा? तो ये बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया, ये हमारा सवाल है। लेकिन उसमें कोई जिक्र नहीं है उसमें। और आज महाराष्ट्र में एक उदाहरण देता हूँ, 4500 वैकेंसीज के लिए जहाँ से हमारे लीडर ऑफ द हाउस आते हैं, 10 लाख एप्लीकेशंस आए और उसमें MBA, इंजीनियरिंग, ये सब लोग शामिल हैं। हम एक पब्लिक सेक्टर से एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं, उससे नौकरियां भी खत्म हो रही। सरकार में कम से कम सब मिला के मैं बोलता हूँ, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, ये सभी मिलाए तो एडेड इंस्टीट्यूशंस प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आज नियरली 30 लाख वैकेंसीज हैं। क्या आपको अपने आसपास की चर्चाओं से या गोदी मीडिया की बहसों से कभी लगा कि नौकरियों पर पहाड़ टूटने वाला है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बेरोजगार क्या करेंगे? क्या चुनाव में IT सेल में जाकर ट्रोल बनेंगे या कम पैसे की सैलरी पर दिन रात खटते रह जाएंगे? यह कैसी तरक्की है? अगर इंजीनियरिंग के लिए काम नहीं है तो फिर किसके लिए काम है? 26 दिसंबर की यह खबर है कि नए साल से पहले पेटीएम ने की बड़ी छटनी, 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। 10% लोग निकाले गए। कहीं ऐसा ना हो RBI के ताजा फैसले के बाद और अधिक लोग निकाल दिए जाएं। 26 जनवरी की खबर है, स्विगी ने भी 400 लोगों को निकाल दिया। इसी दिन की खबर है कि फ्लिपकार्ट में फिर से 1000 से अधिक कर्मचारी नौकरी से निकाले जाएंगे। शेयरचैट ने 200 लोगों को निकाल दिया। अड्डा 247 शिक्षा के क्षेत्र की वेबसाइट है जिसमें गूगल का पैसा लगा है, इसने भी 250-300 लोगों को नौकरी से निकाला है। बायजू ने 4000-5000 लोगों को निकाल दिया है और पिछले 2 सालों में 10,000 लोगों को नौकरी से बाहर किया है। इस वक्त नौकरियों पर बात ज्यादा होनी चाहिए, उसी पर बात कम हो रही है। इस मुद्दे को छिपाने से कुछ नहीं होने वाला। हम यह बात पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में जुड़ने वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियों की संख्या 30 महीने में सबसे कम है। 20 जनवरी के बिजनेस स्टैंडर्ड की यह रिपोर्ट थी। नवंबर 2023 में अक्टूबर 2023 की तुलना में 10% की गिरावट आई। वैसे भी EPFO में नए जुड़ने वाले सब्सक्राइबर की संख्या 6 से 7 लाख ही होती है। इतने बड़े देश में यह संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर में ध्यान देने वाली बात यह है कि संगठित क्षेत्र में युवाओं को कम मौके मिल रहे हैं, यानी उनके लिए सुरक्षित, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी की नौकरी का कोई पता नहीं। बजट के अगले दिन के हिंदी अखबार पलटकर देखिएगा, इस तरह से गुब्बारे और रॉकेट बनाकर ग्राफिक्स बनाए गए हैं कि इन्हें देखते ही पाठक का पेट भर जाए और नौकरी की जरूरत ना रहे। समृद्धि का ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या यह सच है? यह तो समाज ही बता सकता है। लेकिन जब यह समाज महंगाई का विरोध नहीं कर सका तो बेरोजगारी है, इसे क्यों स्वीकार कर लेगा? बिजनेस की सोशल मीडिया वेबसाइट
लिंक्डइन ने एक शोध किया है जिसके अनुसार साल 2024 में हर 10 में से 9 यानी करीब 88% पेशेवर किसी न किसी नई नौकरी की तलाश में हैं। इतनी ही संख्या में लोग किसी दूसरे सेक्टर में नौकरी और नया रोल चाहते हैं। नौकरी करने वाले 42% भारतीयों का कहना है कि वे बेहतर कार्य जीवन संतुलन के लिए नौकरी बदलना चाहते हैं, यानी उन पर काम का बहुत भयंकर दबाव है। इसके अलावा 37% लोग ऐसे हैं जो अधिक वेतन वाली नौकरी की तलाश में निकल पड़े हैं। इस सर्वे का निष्कर्ष बताया जा रहा है कि साल 2024 में बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, यानी एआई, कंपनियों की निरंतर छटनी और बेहतर नौकरी की तलाश 2024 को नौकरियों के लिए मुश्किल साल बनाने वाली है। दुनिया में बहस दूसरे स्तर पर है कि नौकरी करते हुए आप जीवन भी जिएं। यहां उल्टा हो रहा है, लोगों के काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, दबाव इतना कि आदमी बीमार हो रहा है, कमाई कम हो रही है। अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट नाम की एक पत्रिका ने तुलनात्मक अध्ययन किया प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौर के बीच। इसके नतीजे कुछ और कहते हैं जो शायद सुनने में अच्छे ना लगें। प्रधानमंत्री मोदी के दौर में प्रति व्यक्ति के हिसाब से जीडीपी 4.3% रही, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 6.2% थी। इसमें क्रय शक्ति को एडजस्ट करने के बाद यह आंकड़ा निकाला गया है। इसमें बताया गया है कि युवाओं में बेरोजगारी की दर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बढ़ने लगी थी और उसके बाद से कभी पटरी पर नहीं लौटी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंत में ये 8% थी, 2022 में 7.3%, यानी मोदी के दोनों कार्यकाल में इसमें खास सुधार नहीं हुआ। CMIE का आंकड़ा है कि अक्टूबर 2023 में भारत में बेरोजगारी की दर 2 साल में सबसे अधिक रही। इसका मुख्य कारण था ग्रामीण इलाकों में बढ़ती बेरोजगारी। सितंबर में 7.09% से बढ़कर देश में बेरोजगारी दर 10.05% हो गई। तो नौकरी का मुद्दा निराकार होता जा रहा है। आंकड़ों के कारण लगता है आंकड़ा ही बेरोजगार है, आदमी काम पर है। अगर तस्वीरों की भाषा से समझिए, इस मसले को देखिए, तो बेरोजगारों को सामने लाना पड़ेगा, उनकी हालत पर बात होनी पड़ेगी। ये तभी होगा जब गोदी मीडिया संस्थानों में जाएगा, इंजीनियरिंग के और प्रबंधन संस्थानों में, वहाँ की हालत पता करेगा और लोग सच बोलेंगे। वहाँ फीस महंगी होती जा रही है और नौकरी की सैलरी कम। हम कम कमाने वाला देश बनकर रह गए हैं। गनीमत है कि भाषण में हम किसी से कम नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।